हेलो मित्रों, तो लीजिए एक और स्टोरी आपके लिए। ये कहानी है जरा हटकर, जहाँ प्यार मोहब्बत रोमांस तो होगा ही, साथ ही एक्शन ड्रामा और सस्पेंस भी। तो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्लेमर: यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। कृपया किसी घटना या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के समस्त राइट मेरे पास है, तो कृपया कॉपी करने की कोशिश न करें, वरना कार्यवाही के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। अब आगे जंगल के अंदर गुप्त जगह पर क्या कर रहे हो तुम लोग? अब तक देव और सौंदर्या का पता क्यों नहीं चला? ढूंढो उन्हें। मुझे एहसास है कि दोनों है। इससे पहले कि दोनों का मिलन हो और देव वापस आए, मुझे दोनों को फिर से खत्म करना होगा। समर गुस्से से बोला। समर एक टीले पर बैठा था और सामने उसकी प्रजा थी, जिनमें से कुछ लोग मानव रूप में थे और कुछ उनके मूल रूप यानी कि भेड़िया रूप में। लेकिन महाराज, हम युवराज देवराज को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक कि वो अपने भेड़िया रूप न आए, और वो अब तक इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि उनके होने का आभास हमें हो जाए, ये मुश्किल है। भेड़िया मानव समर का सेवक विद्युत बोला। समर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने उठकर विद्युत का गला पकड़ लिया। खबरदार, जो उसे युवराज कहा। अब ना ही वो युवराज है और न ही तुम लोगों का मालिक। यहाँ का राजा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। श्यामल भेड़िया सरदार समर, अब सिर्फ मैं हूँ राजा। श्वेत भेड़ियों का साम्राज्य देव के जाने के साथ ही खत्म हुआ, समझे तुम? समर बोला। शांत महाराज, दूसरा सेवक मारक बोला। समर ने गहरी सांस ली। ढूंढो उसे, और अगर वो शक्तिशाली हुआ है तो तुम भी अपनी शक्तियां बढ़ाओ। ढूंढो उसे कैसे भी करके। मैंने कहा ना कि उसका और सौंदर्या का मिलन नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का मिलन हो गया तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी, समर बोला। किंतु महाराज, सौंदर्या एक सामान्य लड़की है। उनका भेड़िया प्रजाति से कोई लेना देना नहीं है, मारक बोला। मुझे तो विश्वास नहीं होता तुम सब लोग मेरे साथी हो। तुमने हमारा इतिहास नहीं अध्ययन किया? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब एक मानव भेड़िया एक सामान्य मानवी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है और वो सामान्य मानवी उस भेड़िया मानव का बीज अपने गर्भ में धारण करती है, उसी के साथ वो मानवी भी भेड़िया मानव बन जाती है और उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है जितनी एक मानव भेड़िया। और जब वो भेड़िया सरदार यानी कि राजा या युवराज से संबंध स्थापित करती है तो उसकी और उस सरदार दोनों की शक्ति बढ़ती है। वो सरदार भी शक्तिशाली होता है और उस मानवी को भी इसी तरीके से कुनबे का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पद और स्थान यानी कि लूना होने का अधिकार मिलता है। और उसी के साथ उस भेड़िए युगल की शक्ति दुगनी हो जाती है, समर बोला। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, विद्युत बोला कि समर ने उसे रोक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। जल्दी से जल्दी देव को नहीं तो सौंदर्या को ढूंढो, ताकि मैं पिछली बार की तरह इस बार भी उसे खत्म कर सकूं। ना रहेगी सौंदर्या और ना कभी होगा उनका मिलन, और फिर वो कभी इतना ताकतवर नहीं बन पाएगा कि मुझे खत्म कर सके। ये कहानी फिर से अधूरी रह जाएगी। समर अपनी आंखों को अजीब को ढंग से गोल करके बोला। महाराज, हम सौंदर्या को कैसे ढूंढे, क्योंकि यह आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि उस दिन सौंदर्या की मृत्यु हो गई थी, और अगर उन्होंने कोई दूसरा जन्म लिया है तो वो कहाँ है, किस जगह है, कोई नहीं कह सकता। और वह तो भेड़िया भी नहीं है, तो उन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। किसी सामान्य मानवी में हम सौंदर्या को किस तरीके से पहचाने कि वो सौंदर्या है, मारक बोला। समर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। इसका एक आसान सा उपाय है। तुम किसी भी तरीके से देव को ढूंढो, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ उसने सौंदर्या को ढूंढ लिया होगा। कोई जाने ना जाने पर देव जानता होगा सौंदर्या कहाँ है और किस रूप में है। और अगर तुम लोग इन दोनों में से किसी को भी नहीं ढूंढ सकते तो फिर मासा को ढूंढो, समर बोला। मासा? विद्युत बोला। क्योंकि यह कहानी उसी दिन खत्म हो गई होती अगर मासा न होता। मासा ने इस कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। उसे ढूंढो, और जब वो हमारे कब्जे में होगा तो अपने गुरु को बचाने के लिए देव भी दौड़ता हुआ आएगा, और इसके पीछे पीछे उसकी सौंदर्या,
समर बोला और उसी के साथ सभा स्थगित हो गई। सारे भेड़िए जंगल में इधर उधर बिखर गए और फिर मानव रूप लेकर शहरों की तरफ निकल गए देव और सौंदर्य को ढूंढने के लिए। समर अपने कक्ष में आया और गुस्से से उसने दीवार पर एक घूंसा मारा। उसी के साथ दीवार की उस जगह के पत्थर टूटकर बिखर गए। मैं हार नहीं मान सकता। सालों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे देव और सौंदर्य का पता चले और इस कहानी को मैं हमेशा हमेशा से खत्म करूँ। ना जाने कहाँ छुपा कर रखा है इस मासा ने देव को। समर गुस्से से बोला, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि उसे हम अब तक ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। ये कैसे संभव है कि उसका नाम पहचान सब कुछ मासा ने बदल दिया हो, क्योंकि इतना आसान नहीं होता एक भेड़िए के एक रूप को बदलना। एक बार जो चेहरा हमने ग्रहण कर लिया उस चेहरे का अस्तित्व इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता और न ही कोई दूसरा चेहरा इतनी आसानी से लिया जा सकता है। फिर क्यों नहीं पहचान में आ रहा है वह? उसे उसकी सौंदर्य से दूर करना होगा। मैं उन दोनों को नहीं मिलने दे सकता। अगर उन दोनों का मिलन हो गया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस जंगल पर फिर से साम्राज्य होगा देव का और उसकी महारानी सौंदर्य का, जो मैं होने नहीं दूंगा। समर बोला और इसी के साथ गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर एकदम से कठोर होने लगा, उंगलियों में बड़े बड़े नाखून निकलने लगे और पूरा शरीर बालों से ढक गया। देखते ही देखते उसके शरीर की संरचना बदल गई और वो एक भयानक काले भेड़िए में तब्दील हो गया। उसने मुंह ऊपर कर जोर से आवाज निकाली और उसी के साथ ही दीवाल फान जंगल की तरफ निकल गया। वो गुस्से में था और तीव्र गर्जना कर रहा था। रास्ते में जो भी छोटे मोटे जानवर आए उनका शिकार करके उन्हें मारता काटता आगे बढ़ने लगा। जब भी समर का गुस्सा बढ़ता था वो इसी तरीके से राक्षस बन जाता था। आगे बढ़कर भेड़िया रूपी समर एक बड़ी बड़ी सलाखों के बने हुए जेल नुमा कक्ष की तरफ बढ़ गया, जहां पर कई श्वेत भेड़िए कैद में थे। क्या सोचते हो तुम सब कि तुम्हारा युवराज वापस आएगा, तुम्हें इस कैद से आज़ादी दिलाएगा और इस जंगल को मुझसे मुक्ति? तो तुम्हारा ये स्वप्न हमेशा स्वप्न ही रहेगा। आगे बढ़कर भेड़िया रूपी समर एक बड़ी बड़ी सलाखों के बने हुए जेल नुमा कक्ष की तरफ बढ़ गया, जहां पर कई श्वेत भेड़िए कैद में थे। क्या सोचते हो तुम सब कि तुम्हारा युवराज वापस आएगा, तुम्हें इस कैद से आज़ादी दिलाएगा और इस जंगल को मुझसे मुक्ति? तो तुम्हारा ये स्वप्न हमेशा स्वप्न ही रहेगा। देव कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं, और कभी अगर गलती से आ भी गया तो मुझसे नहीं बचेगा। समर ने वहां उपस्थित एक बूढ़े लिए की गर्दन पकड़कर कहा, युवराज आएंगे और जरूर आएंगे। हम सबको इस कैद से आज़ादी दिलाएंगे और इस जंगल को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्ति, क्योंकि चंद्रदेव हमारे साथ हैं और पापी का हमेशा विनाश होता है और सत्य की जीत। तुम्हारा विनाश भी होकर रहेगा। वैसे भी यह जंगल और यह साम्राज्य युवराज देवराज का है और उन्हीं का रहेगा। वो वृद्ध भेड़िया बोला, कितनी बार कहा है भूल जाओ देव को और मेरी सत्ता स्वीकार कर लो। मुझे अपना महाराज स्वीकार कर लो। तुम लोगों की बची हुई जिंदगी सुकून से और आज़ादी से बीतेगी। देखते देखते सालों बीत गए हैं तुम्हें इस कैद में रहते हुए, पर तुम्हारा मसीहा अभी तक नहीं आया है। समर ने कहा, कोई बात नहीं है, हमें विश्वास है नियति पर और हम इंतजार करेंगे युवराज का, और तुम्हारे जैसे धूर्त और धोखेबाज की सत्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमें ये कैद स्वीकार है, पर तुम्हारे साथ मिलने वाली स्वतंत्रता नहीं। हम अपने कुनबे और अपने युवराज के साथ गद्दारी करने से पहले प्राण त्यागना स्वीकार करेंगे। दूसरा भेड़िया बोला। समर ने गुस्से से उसे उठाकर पटक दिया और वहां से निकल गया। हे चंद्रदेव, मदद करो हमारी। युवराज और उनकी संगिनी को वापस ले आइए, कैसे भी करके वापस ले आइए। हम इस राक्षस की सत्ता कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक जीवन है हम संघर्ष करते रहेंगे और अपने युवराज का इंतजार करते रहेंगे, पर इसको अपना महाराज कभी नहीं मानेंगे। उन श्वेत भेड़ियों में से एक भेड़िया बोला, तारानकन 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 तारानकन। बेला ऑफिस में काम कर रही थी तो वही अपने कैबिन में बैठा अनंत कैमरे में बेला को देख रहा था। अभिमान ने अनंत को ऑफिस की जिम्मेदारी दी और मुकुल को उसके साथ रहने का बोल निकल गए।
सारे दिन का ऑफिस का काम खत्म करके बेला बुरी तरीके से थक गई थी। आज ऑफिस का पहला ही दिन था और उसे अभी तक आदत नहीं थी, पर फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत ही खुश थी। अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आई और अपनी स्कूटी निकालकर चल दी। वही बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने अपने केबिन में खड़ा अनंत उसे जाते देख रहा था। अनंत उसे तब तक देखता रहा जब तक कि बेला उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बेला के निकलते ही वरुण ने भी अपनी बाइक निकाली और जाने को हुआ कि तभी उसे कुछ आभास हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जी हम ध्यान रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए, वरुण ने कहा और अपनी बाइक आगे बढ़ा दी और बेला से कुछ दूरी बनाकर वो उसके साथ साथ चलने लगा। बेला अपने में ही खोई हुई थी और वरुण ने एक निश्चित दूरी बनाई हुई थी ताकि बेला उसे देख न सके। वह पूरी तरीके से बेला पर नजर रखे हुए था और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा था। उधर मानव पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो उधर उसे मार्केट से बरखा पैदल जाती हुई दिखाई दी। मानव ने उसके पास जाकर अपनी अपनी बाइक रोक दी। बरखा ने आंखें छोटी करके मानव को देखा और फिर आगे बढ़ने लगी, पर मानव ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। बरखा ने पलट कर देखा तो मानव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। बरखा के दिल में मानो एक साथ लाखों घंटियां बज उठी है और पेट में तितलियां फड़फड़ाने लगी। बरखा ने पलकें उठा के नजाकत से मानव की तरफ देखा तो मानव ने उसका हाथ छोड़ दिया। कहाँ जा रही हो? मानव बोला। घर जा रही हो तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुमको लेकर चलता हूँ, मानव ने कहा। पर तुम्हारी बाइक पर मुझे बैठने की परमिशन है? बरखा ने कहा। परमिशन नहीं होती तो बोलता क्या? अभी चलना है तो चुपचाप बैठो, तुम्हारी फालतू की बातें सुनने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अकेले जाते देखा तो सोचा कि तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मानव ने कहा। नेकी और पूछ कि आप आए बाहर आए हैं, बरखा ने गुनगुना दिया। मानव ने उसे घूर के देखा। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, बरखा ने कहा तो मानव ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। बरखा बैठने को हुई कि मानव बोल उठा। पर एक शर्त है, मानव बोला। क्या? बरखा उसके पीछे बैठती हुई बोली। कि तुम मुझे रास्ते में ये गाने सुना सुना कर पकाओगी नहीं, मानव ने कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बरखा बोली तो मानव ने बाइक आगे बढ़ा दी। जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, बरखा ने दोनों हाथों को मानव के सीने पर लपेट दिया। मानव हड़बड़ा गया और उसका बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा, पर बाइक पूरी तरीके से हिल गई। क्या कर रही हो बरखा? छोड़ो यार, मुझे गदगुदी हो रही है। तुमसे कितनी बार कहा है यार, नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करा करो, मानव बोला। मैं तो नॉर्मल लड़की नहीं हूं, न तो नॉर्मल बिहेव कैसे करूं? बरखा बोली। व्हाट? मानव ने चौंकते हुए कहा। और तुम भी तो नॉर्मल लड़के नहीं हो, वरना नॉर्मल लड़के होते तो अब तक तो ना जाने क्या से क्या। बरखा कहते रुक गई। क्या हो जाता? मानव ने पूछा। रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, बरखा बोली। मानव ने बाइक रोक दी। उतरो, मानव बोला। यार प्लीज अब घर तक ले चलो ना, बीच में मत छोड़ो ना, बरखा बोली। उतरो, मानव ने दौबा कहा। प्लीज मानव, बरखा उदासी से बोली। मैंने कहा उतरो, मानव जोर से बोला तो बरखा उतर के नजरें झुका के खड़ी हो गई। मानव ने उसकी कमर पकड़ उसे खुद के करीब खींच लिया तो बरखा ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। क्या नहीं है मेरे बस का? मानव ने उसके चेहरे पर झुककर कहा तो बरखा की मानो सांसें रुक गई। वो, बरखा बोली तो मानव ने उसके होठों पर उंगली रख दी। बरखा ने आंखें बड़ी करके देखा। मानव ने उसके गाल पर उंगली फिराई और उसके चेहरे पर झुका। डर और घबराहट से बरखा ने आंखें बंद कर ली और उसके माथे पर पसीना आ गया। अब आया समझ, क्या है मेरे बस का और क्या नहीं, मानव बोला तो बरखा ने आंखें खोलकर मानव को देखा जो शरारत से उसे देख रहा था। हटो तुम, बहुत बुरे हो, बरखा ने उसके सीने पर हाथ मारकर कहा। चल अभी, और मुझे पकड़ना मत, मानव बोला।
पर मैं गिर जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं पकड़ के बैठूंगी। बरखा ने उस पर अपनी पकड़ वापस कसते हुए कहा, माँ, इस पागल लड़की का कुछ नहीं हो सकता। मेरा ही दिमाग खराब था जो इसे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया, मानव धीरे से बोला। बरखा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके सीने पर अपने हाथों को कसकर उसकी पीठ पर अपना सिर टिका दिया। कुछ देर तो मानव को अजीब लगा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने बाइक की स्पीड तेज कर दी। कुछ देर बाद मानव ने बाइक रोकी, पर बरखा तो माने होश में ही नहीं थी। वो मानव को ऐसे ही जकड़े उससे चिपकी हुई बैठी थी। बरखा, मानव ने आवाज लगाई, पर बरखा ने कोई जवाब नहीं दिया। बरखा, मानव फिर बोला। बरखा ने थोड़ा सा जवाब दिया, पर अपना सिर उसकी पीठ से नहीं हटाया। बरखा घर आ गया है, मानव ने तेज से कहा तो बरखा हड़बड़ा गई। हाँ तो आ गया है, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? प्यार से नहीं बोल सकते क्या? मैं अभी डर गई थी गिर जाती तो। बरखा गुस्सा होकर बोली। बरखा घर आ गया है, मानव ने तेज से कहा तो बरखा हड़बड़ा गई। हाँ तो आ गया है, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? प्यार से नहीं बोल सकते क्या? मैं अभी डर गई थी गिर जाती तो। बरखा गुस्सा होकर बोली। गिर जाती तो अच्छा ही होता, एक आधा हड्डी ही टूट जाती और 2-4 दिन तो तुम शांति से अपने घर पर बैठती और मेरे घर के आसपास चक्कर नहीं लगाती। मैं भी सुकून से जीता और तू भी सुकून से जीती, मानव ने कहा तो बरखा ने उसे घूर कर देखा और बाइक से उतरकर सैंडल की एक जोरदार किक मानव के जूते पर मार दी। है भूतनी, क्या किया? मानव दर्द से कराहते हुए बोला। जो तुम डिजर्व करते हो, बरखा ने मुंह फुलाकर कहा और फिर पैर पटकती हुई अपने घर की तरफ चली गई। पागल लड़की, मानव धीरे से बोला और अपने घर के अंदर चला गया। समझता क्या है खुद को? हर समय सिर्फ अपनी चलानी होती है इसको, और मुझे तो इतने हल्के में ले रखा है जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। बरखा बोली और फिर खुद के सिर पर चपत लगाई। हाँ तो सच ही तो है, मैं इंसान तो नहीं हूँ ना। पर क्या फर्क पड़ता है? मैं जो भी हूँ मुझे प्यार करने का हक है, और वह भी इंसान से, क्योंकि इंसानों के साथ हमारा रिश्ता शुरू से रहा है। हम हमारा रिश्ता इंसानों के साथ रख सकते हैं। हम लोगों को इंसानों के साथ प्यार करने की भी इजाजत है और उनके साथ घर बसाने की भी। बरखा खुद से बोली। पर क्या मानव इस बात को समझेगा? बरखा के मन में अचानक से सवाल आया और वो टेंश हो गई। समझाने की बात तो तब आएगी ना जब वो मुझे प्यार करेगा। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बड़ा दुश्मन वो किसी को भी नहीं मानता। बरखा खुद में ही बात करती हुई चली जा रही थी कि तभी दरवाजे पर खड़ी है उसकी माँ रीमा दिखी। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? और यह किससे लड़ते झगड़ते चली आ रही है? बरखा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। रीमा ने चारों तरफ देखकर कहा। और किससे? वही मेरा पैदाइशी दुश्मन, बेला का भाई मानव। सच कह रही हूँ माँ, अगर बात बेला की नहीं होती ना तो इसको तो पेड़ पर उल्टा लटकाकर डंडों कूट चुकी होती। बरखा बोली। भूलो मत बरखा, हम यहाँ किस लिए हैं? इसलिए नहीं कि तुम किसी को भी उल्टा लटकाकर कूटने लग जाओ या किसी से भी कोई भी हरकत करने लग जाओ। हमारा यहाँ रहने का एक खास उद्देश्य है, महारानी बेला की सुरक्षा करना, याद है ना? रीमा बोली। मुझे सब याद है। गुरु मासा ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा है ताकि बेला के आसपास कोई भी खतरा आते ही हम सचेत हो सके और उनका ख्याल रख सके। बरखा बोली। और हमें बेला की फिक्र है, हम कोई गलती नहीं कर सकते। रीमा बोली। जानती हूँ कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि जल्दी ही वो समय आने वाला है जब बेला की सच्चाई और हमारे कुनबे का रहस्य सबके सामने होगा। तब तक हमें बेला को बचाना होगा श्यामल भेड़ियों से। बरखा ने कहा। युवराज देवराज का आदेश हमारे लिए जीवन से बढ़कर है। रीमा ने कहा। युवराज की आज्ञा के अलावा भी हमारे कर्तव्य है। बेला हमारे कुनबे की भावी महारानी है और मैं अपनी महारानी के लिए किसी की जान ले भी सकती हूँ और जान दे भी सकती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब, क्योंकि हम सब के लिए हमारा कुनबा बहुत महत्व रखता है और हमारे युवराज देवराज और महारानी बेला भी। बरखा ने कहा तो रीमा मुस्कुराकर अंदर चली गई।
बरखा भी अपने कमरे में चली गई। उधर समर और उसके साथी चारों तरफ देव और सौंदर्या को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, पर कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। देव और सौंदर्या के साथ साथ अब उन्होंने गुरु मासा को भी ढूंढना शुरू कर दिया था। विद्युत और मारक पुणे पहुंच चुके थे और यहाँ पर भी वह देव और सौंदर्या को ढूंढ रहे थे। उनके साथी अन्य दूसरी जगहों पर उन दोनों को ढूंढ रहे थे। बेला मस्ती से खोई हुई अपनी स्कूटी पर चली जा रही थी कि तभी अचानक से मौसम एकदम से खराब होने लगा। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। बेला ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और फिर कंधे उचकाकर आगे बढ़ने लगी। ये बारिश भी ना कभी भी आ जाती है। अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है, बेला ने खुद से ही कहा और आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। बेला को अब गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी कि तभी वरुण उसके पास आ गया। बेला, आप स्कूटी को यही साइड में छोड़ दीजिए और मेरे साथ चलिए, वरुण बोला। पर हमने तय किया था कि तुम मेरे आसपास भी नहीं रहोगे और इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करोगे, बेला ने नाराजगी दिखाते हुए कहा। प्लीज बेला, मौसम खराब हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चोट लगे। आपकी गाड़ी स्लिप कर सकती है, वरुण ने कहा। कोई बात नहीं, स्लिप करेगी तो क्या होगा, हल्की फुल्की चोट ही आएगी ना। प्लीज 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 मुझे अपने तरीके से जाने दो, तुम मेरा पीछा करना बंद करो, बेला चिढ़कर बोली। माफी चाहूंगा पर मैं आपको इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकता। आपको मेरे साथ नहीं आना है तो आप अपनी स्कूटी से धीमे धीमे चलाइए, मैं आपके साथ चलता हूँ, वरुण ने कहा। तो बेला ने अपनी स्कूटी धीमे आगे बढ़ा दी, पर वो नहीं चला पा रही थी क्योंकि तूफान तेज था। बेला ने वरुण की तरफ देखा जो उसके बराबर से बाइक चला रहा था। बेला ने गहरी सांस ली और साइड में अपनी स्कूटी रोक दी। वरुण हल्का सा मुस्कुराया। हंसने की जरूरत नहीं, बस तुमको बुरा न लगे इसलिए आ गई हूँ, बेला बोली और वरुण के पीछे आकर बैठ गई। वरुण ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वहीं सड़क के दूसरी तरफ कार में बैठा मेहुल उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक लालिमा उतर आई। यह नहीं हो सकता, मैं बेला को प्यार करता हूँ और कोई भी मेरे और बेला के बीच में आए यह मैं होने नहीं दूंगा। ऑफिस में तो इन दोनों ने बिल्कुल इस तरीके का दिखाया जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है, पर यहाँ ये इस वरुण के साथ जा रही है। लगता है बहुत गहरा रिश्ता है, मेरी नज़र किसी पर पड़ गई तो फिर उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, मेहुल खुद से ही बोला और फिर अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा। वरुण संभाल के बाइक चला रहा था कि तभी उसके पास से एक गाड़ी होकर गुजरी। वरुण ने गर्दन घुमाकर उस कार की तरफ देखा जिसमें अनंत था। अनंत ने हल्की सी खिड़की खोलकर वरुण की तरफ देखा और गाड़ी तेजी से निकाल ले गया। वरुण ने वापस से सड़क पर देखकर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। इन सब से बेखबर बेला आंखें बंद किए हुए और वरुण के पीछे बैठी हुई थी, क्योंकि बारिश का पानी आंखों पर गिरने से उसे परेशानी आ रही थी। तो मित्रों, अगला पाठ जल्दी ही